आप लोगों ने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि आप अपने किसी पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। हो सकता है आप अपनी मम्मी के जैसे दिखते हों, अपने पापा के जैसे दिखते हों। कभी-कभी लोग आपको अपने दादा-दादी, नाना-नानी किसी भी आपके रिलेटिव से भी कंपेयर कर सकते हैं। उनका कहना होगा कि आप उनके जैसे दिखते हैं। आखिर ये उनके जैसे दिखना होता क्या है? जनरली लोग क्या करते हैं, हमें हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे जो हाव भाव है, हमारी हाइट हो गई, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन है, इसको कंपेयर करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ में और देखते हैं कि हम कितने सिमिलर हैं उनसे। करते हैं? ठीक है। बट हम पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से सिमिलर भी नहीं हैं। हम उनसे कुछ ना कुछ डिफरेंट भी होते हैं। होते हैं? बिल्कुल होते हैं। So hello guys, this is Ashish Kumar and today we are going to discuss about the specific branch of science which deals with this similar and difference from the parents और इस specific branch का नाम है genetics। genetics के अंदर हम specific दो चीजों की बात करते हैं मोटे तौर पे। The first one is heredity and the second one is वेरिएशन। और इन्हीं दोनों चीजों पे कंप्लीट जो हमारी जेनेटिक्स है वो बेस्ड है। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से आपको ऐसे के वैसे इनहेरिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे लीनिएज में या बहुत सारे फैमिली लाइन में कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में कुछ तिल होते हैं। अगर आपके फादर के गाल में तिल है, वही आपके गाल में भी वही तिल होगा और आपके होने वाले बच्चे जो होंगे उनकी गाल में भी वही तिल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। दैट मीन्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिल्कुल वो एग्जैक्ट सेम होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। दैट मीन्स सिमिलरिटी। और दूसरा, आप 100% अपने पेरेंट्स के जैसे भी नहीं दिखते। आप अपने मदर से, अपने फादर से बहुत हद तक अलग भी होते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ स्लाइटली चेंज और देयर इज अ डिग्री ऑफ चेंज दैट मेक्स यू व्हाट यू आर। आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं हैं। आप अपने पेरेंट्स से किसी न किसी डिग्री में अलग हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। दैट मीन्स वेरिएशन का मतलब होता है द डिग्री ऑफ चेंज। और इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पे हमारी पूरी की पूरी जेनेटिक्स बेस्ड है। ठीक है। अब जब भी आपको जेनेटिक्स पढ़ना हो या जब भी आप जेनेटिक्स की तरफ जाते हैं, जब भी आप जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, सबसे पहले जेनेटिक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिनको याद करना या जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको हैरी पॉटर की बुक पढ़नी है, आपको हैरी पॉटर की मूवी देखनी है, तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं या उसकी कुछ बेसिक आइडियोलॉजी है जो आपको समझनी होंगी। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे या जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि इस दुनिया में कुछ विजर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी छड़ी घुमा के जादू कर सकते हैं, तब तक आप हैरी पॉटर की पूरी दुनिया को या उसको समझ नहीं पाओगे। वैसे ही जब हम जेनेटिक्स को पढ़ने जाते हैं तो हमारे कन्वेंशनल साइंस के नॉलेज से हटके कुछ अलग चीजें हैं, कुछ अलग टर्मिनोलॉजी है, उनको हमें समझना होता है और उनको हमें पढ़ना होता है। हम इस टर्मिनोलॉजी में बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर जेनेटिक्स आया कहां से, ये जेनेटिक्स होता क्या है, क्यों है, हम इसको पढ़ना क्यों चाहते हैं। अब इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये नॉलेज हमें शायद जब हम सिविलाइजेशन में फर्स्ट टाइम आए तब से हमको थी कि हम अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी रखते हैं, या इसी की बेसिस पे लोग हमें पहचानते भी रहे होंगे कि हाँ ये इसके जैसा दिख रहा है तो ये उसका बेटा होगा, फलाने का बेटा होगा, किसी और का बेटा होगा, ये बेटी होगी। अच्छा, दैट मीन्स हमको ये हमेशा से पता था कि बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि हम उनके जैसे ही क्यों दिखते हैं। और इसी स्पेसिफिक रीजन की खोज बहुत सारे लोगों ने की होगी और बहुत सारे लोगों ने ट्राई करके भी देखा होगा पर उनको सफलता नहीं मिली। बट रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक पर्सन थे, जब वो जिंदा थे तब उनको एज अ साइंटिस्ट भी एक्लेम नहीं किया गया, बाद में हमने उनको साइंटिस्ट माना। एक स्पेसिफिक पर्सन थे जो एक मोनेस्ट्री में
या हम एक बोले कि गिरजाघर में एक पास्टर थे, पादरी थे, और उन्होंने क्या किया, वो पढ़े लिखे थे थोड़े से। ये बात है 1800 समथिंग की। एक पर्सन थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत क्यूरियस पर्सन थे, उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आती थी, वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, वो साइंस में बहुत अच्छे थे, और उनको गार्डनिंग का शौक था। अब उनके मन में भी ये बात आई कि आखिर हम ये सिमिलरिटीज अपने पेरेंट्स से लाते कैसे हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं या दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग को अपने कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर करते हैं। और इन्हीं सबको पढ़ने के लिए, इन्हीं सबको जानने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे किए थे, या ये कहें कि एक स्पेसिफिक प्लांट पे करके देखे थे। और उस प्लांट का नाम क्या है, आप सभी शायद उससे सिमिलर, आप सब लोग उसको जानते होंगे, आपने छोटी क्लास से लेकर 6th-7th में ही इसको पढ़ लिया होगा। वो एक स्पेसिफिक प्लांट था, मटर। हाँ, मटर। आप शायद मटर की बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करते होंगे, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटर लोग खाते भी नहीं होंगे, बट हाँ, मटर की इज्जत बहुत होती है। अगर पनीर की सब्जी बने तो बिना मटर के बन नहीं सकती। तो मूविंग अपार्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत इलेबोरेट तरीके से हमको अपने एक्सपेरिमेंट से ये समझाया कि ऑफस्प्रिंग में या उनके बच्चों में पेरेंट्स से ये स्पेसिफिक ट्रेड या स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं। हम अभी इन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ के देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना। जेनेटिक्स में या इन जनरल जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि हम किसी ऐसे चीज पर एक्सपेरिमेंट करें जहां हमें बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिल जाए। तो जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो उनका सबसे फर्स्ट जो ध्यान में रहा होगा वो ये रहा होगा कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मुझे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाए ताकि मैं इनसे कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकूं। तो उन्होंने अपने लिए एक स्पेसिफिक लाइन चूज की जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट, और पी प्लांट को चूज करने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। द वेरी फर्स्ट रीजन बीइंग दिस, इट इज शॉर्ट लिव्ड और इट हैज अ शॉर्ट लाइफ। दैट मीन्स अगर इसकी शॉर्ट लाइफ है, इसका रिप्रोडक्टिव फेज बहुत जल्दी आएगा, और इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे इनके ऑब्जर्वेशंस या इनके आउटकम्स हमको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट हो गया हमारा शॉर्ट लिव। इसके अलावा इसके अंदर इनको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिखे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स देखिए, मैंने कहा कि हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस बीच बीच में करते रहेंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टर आया, मैं इसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कैरेक्टर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर के बाल। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के सिर के बाल ब्लैक होते हैं, किसी किसी के सिर के बाल ब्राउन होते हैं, किसी किसी के व्हाइट होते हैं। अब आखिर है तो ये बाल ही, बट इन बालों में अलग अलग तरह के वेरिएशंस हैं हर ऑर्गेनिज्म में। या हम एक ह्यूमन रेस की बात करते हैं, हर ह्यूमन के पास सिर के बाल हैं, पर इस सिर के बाल में अलग अलग चेंजेस हैं। तो सिर के बाल क्या हुआ? एक कैरेक्टर हुआ। आंखों का कलर, मेरी आंखों का कलर ब्राउन है, हो सकता है किसी की आंखों का कलर ब्लैक हो, किसी की आंखों का कलर ब्लू भी हो, किसी की आंखों का कलर कुछ और हो। दैट मीन्स आंखें सबकी हैं, आंखों में कलर सबके हैं, पर ये कलर क्या है? अलग अलग हैं। तो आंखों का कलर हमारा क्या हुआ? कैरेक्टर हुआ। और आंखों के कलर में जो डिफरेंसेस हैं, दैट मीन्स अगर हम कैरेक्टर की बात करें, हम यहां पे लेंगे आई कलर। आई कलर, इसमें हमारा ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये सब क्या हुए? ये सब हुए ट्रेट। दैट मीन्स एक कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। वैसे ही जब मटर के प्लांट को चूज किया गया तो उसमें कैरेक्टर्स अलग अलग थे। फॉर एग्जांपल, इस मटर की वेराइटी में क्या क्या कैरेक्टर्स थे? सबसे फर्स्ट इसका कैरेक्टर था, इसका जो पौधा होता था वो टॉल भी होता था, इसका पौधा डॉर्फ भी होता था, या आज भी होता है। दूसरा, इसके जो मटर के दाने होते हैं
ये राउंड शेप की भी होते हैं और कुछ रिंकल्ड भी होती हैं। और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन्होंने 7 टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए और उनकी पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा। तो इन्होंने क्या देखा, इसमें क्या थे, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। इसके बाद एक प्लांट पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमको इस बेसिस पे देखना है कि जो इसके ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं या इसकी जो प्रोडक्टिविटी आने वाली है, तो उसमें जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि हम इसमें पॉलिनेशन देखें। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मुझे लगता है कि आप इस क्लास में आते आते तक पॉलिनेशन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो पॉलिनेशन प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जितने भी जो प्लांट थे, जो पी प्लांट थे, ये 2 टाइप से पॉलिनेट हो सकते थे। द वेरी फर्स्ट इज इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग इन नेचर, and the next is it is easily cross pollinated. That means इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की वैरायटी भी है, या इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा, ये तो हम मेजर जो बात थी वो कर लिए, इसके अलावा ये भी है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बात चल रही है 1800s की, तब हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं थे, तब हमारे पास बहुत सारी लेबोरेटरीज नहीं थी, बहुत सारी ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट होने वाला चाहिए, दूसरा कैरेक्टर्स होने चाहिए, और पॉलिनेशन तो ऑफ कोर्स होने ही चाहिए, इसके साथ साथ सस्ता भी होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सस्ता, सिंपल, टिकाऊ मटर के दाने को चूज किया। लकीली, या हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे दूसरे वेराइटीज में एक्सप्लोर किया होगा, उसके बाद ही कंक्लूजन पहुंचे कि मटर पे पहुंचे, पर हाँ, इन्होंने एक सस्ता, सिंपल, टिकाऊ मटर चूज किया जिसकी लाइफ बहुत कम थी। दैट मीन्स इसमें कैरेक्टर्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे, इसके जितने भी रिजल्ट हैं वो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स की स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। उसके साथ में ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है एंड दिस वन इज क्रॉस पॉलिनेटिंग ऑल्सो। तो आप अपनी चॉइस के जो हाइब्रिड है वो बना सकते हैं, या अपनी चॉइस के नए वैरायटी आप रेडी कर सकते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हैं। ये रीजन था मेंडल ने क्या किया, आपके मटर के दानों को चूज किया या मटर को चूज किया। अब हम जेनेटिक्स की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे चले जाएंगे और टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी अभी आपने देख लिया, एक होता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को बोला जाता है ट्रेट। और इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल था आई का कलर। आई सभी के पास है, आई में कलर भी होता है, आई का कलर हमारा कैरेक्टर है, और आई के कलर के जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है वो उसके ट्रेट है। अगर हम पाइसम सटाइवम की या हम पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, हमने क्या देखा, जो हमारा मटर का पौधा है उसकी हाइट इज अ कैरेक्टर, और हाइट के कैरेक्टर के 2 स्पेसिफिक ट्रेट हैं, या तो वो टॉल होगा, या तो वो डॉर्फ होगा, या शॉर्ट होगा। दूसरे कैरेक्टर का हम ले लें तो उसका सीड का कलर, या तो वो येलो होगा या तो वो ग्रीन होगा। तीसरा सीड का शेप, या तो वो राउंड होगा या तो वो रिंकल्ड होगा। गुड। नाउ एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। दैट मीन्स आप जो बाहर से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फिनोटाइप। किसी की आंख का कलर कैसा है ये आप देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे फिनोटाइप। मटर की जो हाइट है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, आप बाहर से देख रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, फिनोटाइप हो गया। अब इस फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक उसकी बॉडी के अंदर में है जो उसकी हाइट को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, मटर का दाना, उसका शेप जो है जो आप देख रहे हो वो फिनोटाइप है, बट जिसके कारण वो कंट्रोल हो रहा है, जो डिसाइड कर रहा है कि वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, वो क्या होगा हमारा, वो होगा जीनोटाइप। गुड। फिर इसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स।
फैक्टर्स। अब ये जो जीनोटाइप है, मेंडल ने कहा कि दीज आर कंट्रोल्ड और दीज आर द आउटकम ऑफ फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स से आपका जो फिनोटाइप है वो कंट्रोल होता है। दैट मींस इन फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी या इन फैक्टर्स के प्रेजेंस के बेसिस पे आपका फिनोटाइप डिसाइड होता है। और फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप। और ये जो फैक्टर्स होते हैं, अभी हमने कहा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, डिसाइड करते हैं आपका फिनोटाइप। और हमने देखा कि आपके पास अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। तो मेंडल ने कहा कि ये जो फैक्टर्स होते हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए पेयर में होते हैं। दैट मींस अगर हम बात करेंगे हाइट की, तो हमने कहा कि हाइट के दो ट्रेट होते हैं। फर्स्ट ट्रेट दैट इज टॉल, द सेकेंड ट्रेट इज डॉर्फ। अब इन्होंने कहा कि इस हाइट के लिए दो स्पेसिफिक फैक्टर्स होंगे और इसको इन्होंने कह दिया, टॉल के लिए जो फैक्टर हमने लिया उसको हमने सिंपली लिख दिया टॉल, और जो डॉर्फ के लिए लिया, अब इसको कंफ्यूज ना करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इसी का लोअर केस हमने यूज कर लिया। और इसी के साथ साथ में आया मेंडल का फर्स्ट लॉ। आप लोग शायद बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि मेंडल के 3 लॉ होते हैं, बट एक्चुअली मेंडल के 4 लॉ होते हैं। मेंडल बहुत ज्यादा विजनरी इंसान थे। उन्होंने ही सबसे फर्स्ट टाइम ये कहा था कि हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। और ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। दैट मींस अगर टॉल के लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो वो कभी भी सिंगल नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो डबल होंगे, दो दो फैक्टर्स होंगे। डॉर्फ के लिए भी वैसे कैसे होंगे, दो दो होंगे। और इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे पेयर्ड फैक्टर। और इसी के साथ मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। एंड द फर्स्ट लॉ, वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल वाज द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। This one was the first law of Mendel, the law of paired factors. It explains that all the factors which controls the phenotype are always present in pairs. That means height के लिए जो फैक्टर प्रेजेंट होंगे, चाहे वो ट्रेट टॉल हो या डॉर्फ हो, वो हमेशा कैसे होंगे, वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। और इसी को हम बोलते हैं द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। अब यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी, यहां तक अभी तक हमको सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा कि भैया मैं इसमें थोड़ा सा खुराफाती भी अपना सकता हूं। इसने कहा कि इतना सब कुछ ठीक है, मैं अब क्या करके देखूंगा, मैं अब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करके देखूंगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है मैं समझाता हूं। क्रॉस पॉलिनेशन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेल्फ पॉलिनेशन समझा देता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही प्लांट में या एक ही वैरायटी में हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट अपने ही दूसरे एक ही फ्लावर में, या तो एक ही फ्लावर में, या तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक ही प्लांट में जब क्रॉसिंग होगी या पॉलिनेशन होगा या गैमीट का ट्रांसफर होगा, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसके लिए अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अभी हम स्पेसिफिक बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर टॉल लिया है, हमने हाइट हमारे कैरेक्टर लिया, उसके दो ट्रेट हमारे पास थे। द फर्स्ट ट्रेट इज टॉल। अगर हमने कहा टॉल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, टॉल एंड टॉल, टी एंड टी पेयर्ड में होते हैं। क्या होगा, टी एंड टी से हमने रिप्रेजेंट किया। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टॉल। दूसरा हमारे पास जो ट्रेट था, उस ट्रेट को हमने, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लोअर केस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा, आप डॉर्फ कह सकते हो, आप शॉर्ट कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा के देखा। और क्रॉस पॉलिनेशन में इन्होंने जब देखा तो
जो इनको आउटकम मिला या जो इनको ऑफस्प्रिंग मिला, जो इनको न्यू जनरेशन में हाइब्रिड मिला, वो हमेशा क्या होता था, वो होता था टॉल होता था। दैट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, टॉल हुआ। यहां तक सब ठीक था। अब इसके बाद मेंडल ने कहा कि भैया मुझे टॉल मिल तो गया, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा अपना खुराफाती दिमाग और आगे बढ़ाता हूं। उसने क्या कहा, मैं इसी, अब ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने एक प्लांट को किया था, उन्होंने बहुत सारी खेत लगाई थी, जिसमें एक साइड उन्होंने क्या लगाया था, टॉल प्लांट लगाए थे, दूसरे खेत में उन्होंने क्या लगाया था, डॉर्फ प्लांट लगाए थे, और यहां से पॉलन उठा उठा के दूसरे जगह डालते थे, यहां से पॉलन उठा के दूसरी जगह डालते थे, क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे। अब क्रॉस पॉलिनेशन में जितने भी आउटकम निकले, जितने भी उनको जो जनरेशन हाइब्रिड मिला, वो सबके सब क्या थे, टॉल थे। अब इनका दिमाग खराब हुआ, इन्होंने क्या कहा, मैं इसमें थोड़ा सा खुराफात और करके देखता हूं। इन्होंने क्या किया, इसी जनरेशन में मिलने वाले टॉल को फिर इसी जनरेशन के मिलने वाले दूसरे टॉल से क्या किया, क्रॉस कराया, या इसके साथ में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और इसके बाद में जो इनको मिले वो सब के सब टॉल ही नहीं थे। वो क्या थे, कुछ टॉल थे और कुछ क्या थे, डॉर्फ थे। दैट मीन्स यहां पे टॉल भी थे और यहां पे डॉर्फ या आपके शॉर्ट भी थे। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं पेरेंट्स। ठीक, इसको हमने कहा पेरेंट्स, और इसके बाद जो फर्स्ट टाइम आपको हाइब्रिड मिले, इनको मेंडल ने कहा F1, या इसको कहा गया फीलियल वन जनरेशन। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड, दैट इज फीलियल वन जनरेशन। फिर इसी फीलियल वन जनरेशन के दो ऑफस्प्रिंग को लेके आपस में क्रॉस कराया गया। इसके बाद हमको क्या मिला, इसके बाद हमको मिला F2, या इसी को बोला गया फीलियल टू जनरेशन। ठीक, so what was the observation? The observation was, if we cross a contrasting character, the very first generation or the filial one generation will always say yes was only one character or only one trait, or the second trait will be unavailable. But on the second time, or on the selfing of the F1 generation, the trait which was missing in the filial generation or filial one generation will be unveiling. सिंपल टर्म में अगर हम कहें कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, एक जो कैरेक्टर था वो कंप्लीटली गायब था, बट सेकेंड जनरेशन में वो कैरेक्टर जैसे का तैसा आ गया। ऐसा भी नहीं कि कोई ब्लेंडिंग हो गई, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो छोटी हाइट का था तो मीडियम हाइट का निकला या कुछ और हो गया, वैसा भी नहीं। फर्स्ट जनरेशन में वो छोटी हाइट का था, सेकेंड जनरेशन में सॉरी आपको पेरेंट जनरेशन में वो क्या था, छोटी हाइट का था, फर्स्ट जनरेशन में वो पूरी तरह गायब था, और सेकेंड जनरेशन में क्या था, वो फिर से जैसे का तैसा यूरेका हो गया, वहां पे जादू। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक दूसरा लॉ दिया। इन्होंने कहा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, अच्छा ठीक है, यहां पे दो चीजें आई। फर्स्ट क्या आया, फर्स्ट इन्होंने कहा ये कंडीशन जिसमें जो दो कैरेक्टर्स ये आपस में टीटी वाले होते हैं, इसको उन्होंने कहा होमोजाइगस। होमो दैट मींस सिमिलर, ये टी दोनों क्या है, सिमिलर है, और ये टी और टी क्या है, सिमिलर है। दैट मींस ये भी आपका होमोजाइगस है, ये भी आपका होमोजाइगस है, और इन दोनों के बीच में हमने जब क्रॉस कराया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। दैट मींस ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो इसीलिए इसको उन्होंने कहा, इसको कहा हेटेरोजाइगस। दैट मींस हेटेरो दैट मींस डिफरेंट, दोनों जो आपके क्या है फैक्टर्स हैं, ये क्या है, अलग अलग है। जब सेम टाइप के फैक्टर एक साथ प्रेजेंट हो दैट इज होमोजाइगस, दैट मींस सिमिलर जाइगस, और जब दोनों अलग अलग हो सो वो क्या होता है आपका हेटेरोजाइगस। तो यहां पे इसके बेसिस पे मेंडल ने क्या कहा, इन केस ऑफ heterozygous, one factor will always dominate over the
अदर। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक फैक्टर ज्यादा पावरफुल होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, वीक होगा, और जो फैक्टर ज्यादा पावरफुल होगा वो फैक्टर वीक फैक्टर के कैरेक्टरिस्टिक को, वीक फैक्टर के ट्रेट को क्या करेगा, मास्क करेगा, वो भी कंप्लीटली। दैट मीन्स at the time of or in a condition where a heterozygous is present, one is completely dominant over the other, और इसी को इन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अलावा मेंडल ने 2 लॉ और दिए थे, और उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो और काफी बहुत लंबा हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले आने वाली वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।